नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट स्नाइपर राइफल्स की तरफ से है। अभी रिसेंटली इंटरव्यू के दौरान जम्मू कश्मीर की फॉर्मर पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ की तरफ से इंडियन आर्मी की स्नाइपर शॉर्टेज को लेकर एक स्टेटमेंट को इशू किया गया था, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी के स्नाइपर्स को काउंटर करने के लिए इमरजेंसी बेसिस पर इंडियन आर्मी की तरफ से लगभग 50 इंपोर्टेड स्नाइपर्स को एक्वायर करने का प्लान किया गया था और इसी बात को लेकर डिस्कशन हो रही थी। इस बात को लेकर अभी ट्रिपल डिफेंस के सीईओ विवेक किशन की तरफ से एक बोल्ड स्टेटमेंट को दिया गया है, जिनमें उनकी तरफ से एक तरीके से आर्मी के ऊपर एलिगेशन को लगाया गया था कि अभी हमारी खुद की आर्मी यानी कि इंडियन आर्मी हमारी इंडिजिनस सिस्टम को या वेपन को असल मायने में एक्वायर करना नहीं चाहती है। अभी ट्रिपल डिफेंस के पास स्मॉल आर्म की सेगमेंट में आर्मी को ऑफर करने के लिए, आर्मी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लगभग सभी टाइप की वेपन प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। ट्रिपल डिफेंस के सीईओ का कहना है कि किसी भी इंडिजिनस सिस्टम को एक्वायर करने को लेके जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने अभी आ रही है वो ब्यूरोक्रेटिक और डिप्लोमेटिक एंटागलमेंट की वजह से हो रहा है, और ज़्यादातर डिप्लोमेटिक प्रेशर होने की वजह से इंपोर्टेड सिस्टम को खरीदने पर ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, जबकि इंडिजिनस सिस्टम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के होने के बावजूद भी उनको कंसिडर नहीं किया जाता है। अभी ट्रिपल डिफेंस की तरफ से इंडियन आर्मी की स्नाइपर रिक्वायरमेंट को देखते हुए अपनी वाइपर और सेबर नाम की दो स्नाइपर राइफल को ऑफर किया गया, जो कि .308 और 338 लैपर मैग्नम स्टैंडर्ड की एमुनेशन को फायर कर सकते हैं। और आमतौर पर जितने भी मॉडर्न स्नाइपर होते हैं वो इन्हीं स्टैंडर्ड की एमुनेशन को फायर करते हैं, और इनमें से वाइपर की रेंज करीब 1000 मीटर तक होने वाली है, जबकि सेवर की रेंज 1500 मीटर तक होने वाली है। और ये दोनों ही स्नाइपर मॉडुलर डिज़ाइन के स्नाइपर हैं, जो कि सभी मॉडर्न अटैचमेंट को भी सपोर्ट करने वाले हैं, और ये इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट को पूरा भी कर सकते हैं। अभी के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से मेनली डगनऑफ स्नाइपर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आमतौर पर रात में ऑपरेट करने के लिए उतना सही नहीं है, और इसकी मैक्सिमम फायरिंग रेंज भी 800 मीटर तक ही सीमित है, जबकि पाकिस्तानी आर्मी के पास जो स्नाइपर मौजूद है उनकी रेंज 1000 मीटर से ज़्यादा है। तो इनको रिप्लेस करने के लिए वाइपर एक सुइटेबल चॉइस हो सकता है, और हेवी स्नाइपिंग रोल के लिए हम लोग सेवर को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अभी तक कई राउंड की टेस्टिंग करने के बाद भी आर्मी की तरफ से इन स्नाइपर्स के लिए कोई भी ऑर्डर को प्लेस नहीं किया गया, जबकि बदले में कई इंपोर्टेड स्नाइपर को अभी एक्वायर किया जा चुका है, जिसमें साको और बरेट M95 जैसे स्नाइपर भी शामिल हैं। अगला अपडेट MQ-9 ड्रोन को लेके। अभी रिसेंटली इसको लेके एक खबर सामने आया था कि अभी भारत और यूएस के बीच 31 प्रेडेटर ड्रोन को खरीदने को लेके बातचीत आगे बढ़ाया जा रहा है। इस डील की कीमत करीब $3 बिलियन होने वाली है, या उससे ज़्यादा भी होने वाली है। लेकिन अभी इन ड्रोन्स को लेके कुछ ऐसे खबर सामने आ रहे हैं जो कि शायद भारत को इन ड्रोन्स को एक्वायर करने से पहले एक बार फिर से सोचने के लिए मजबूर करने वाला है। रिसेंटली कई बार एक खबर सामने आ चुकी थी कि यमन की हौती रिबेल की तरफ से MQ-9 ड्रोन को बार बार मार के गिराया जा रहा है, और अभी ये बात रशिया की स्टेट मीडिया एजेंसी स्पुतनिक की तरफ से भी पब्लिश किया जा रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि पिछले कुछ ही हफ्तों के अंदर हौती रिबेल की तरफ से लगभग 6 MQ-9 ड्रोन को मार के गिराया जा चुका है। और इतने कम समय के अंदर इतने सारे MQ-9 ड्रोन को अगर मार कर गिराया जा सकता है तो मॉडर्न बैटलफील्ड में इनकी सर्वाइविलिटी को लेकर सवाल उठना आम बात है। अब ये क्लियरली तो नहीं पता कि ये जो MQ-9 ड्रोन थे ये भारत की तरफ से खरीदे जाने वाले ड्रोन के साथ सिमिलर हैं या अलग वेरिएंट है, लेकिन फिर भी इनकी ज़्यादातर चीज़ें एक जैसी होने वाली थी। तो इसी वजह से अब इन ड्रोन्स की सर्वाइविलिटी को लेकर सवाल उठ रहा है, क्योंकि ये ड्रोन मॉडर्न 4.5 जनरेशन की फाइटर से भी ज़्यादा महंगे पड़ने वाले हैं, और इनकी यूनिट कॉस्ट इस डील के हिसाब से भारत को लगभग $96 मिलियन तक या उससे ज़्यादा भी पड़ने वाला है। तो अगर हम इतनी महंगे ड्रोन को यहाँ पे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी यूनिट कॉस्ट 2 तेजस से भी ज़्यादा होने वाला है, तो अगर इनको इतनी आसानी से मार के गिराया जा सकता है तो इनको एक्वायर करने का कोई फायदा हमको नहीं मिलने वाला है। हालांकि अभी नेवी की तरफ से भी ऐसे 2 से 4 यूएवी को लीज पर लेके ऑपरेट किया जा रहा है, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन पाया गया है, लेकिन अभी तक इनको मेनली पीस टाइम रीजन में ऑपरेट किया गया। तो रियल कॉन्फ्लिक्ट में किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, इस पर भी सवाल किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके। आप सभी को पता होगा कि अभी पिछले 3 सालों से भारत और चाइना के बीच बॉर्डर में फेसअप चल रहा है, और बॉर्डर को लेके दोनों के बीच मतभेद चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करने वाले हैं। अब जब भी हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हमेशा चाइना की तरफ से इसको अपोज किया जाता है, और इसे वो अपनी टेरिटरी मानते हैं, जिसको चाइना की तरफ से सदर्न तिब्बत का हिस्सा बताया जाता है।
कई बार चाइना की तरफ से अरुणाचल प्रदेश की कुछ एरिया को अपने हिसाब से रीनेम कर दिया जाता है, एक नया मैप बनाया जाता है जिसमें अरुणाचल प्रदेश के नाम को वो अपने हिसाब से रख देते हैं। भले ही इसको कोई स्वीकार करे या ना करे, लेकिन फिर भी वो अपनी मैप में इसको अपना बताते हैं और अरुणाचल प्रदेश की अलग अलग जगह का नाम अपने हिसाब से रख देते हैं। अब मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में इसको एक तरीके का प्रेशर टैक्टिक्स कहा जाता है, जिसमें बिना कोई डिप्लॉयमेंट किए या बिना कब्जा किए एक जगह पर अपनी हक जताने की कोशिश किया जाता है। रिसेंटली चाइना की तरफ से ऐसा किया गया था, लेकिन अभी तक भारत की बात करें तो भारत की तरफ से कभी भी चाइना को लेकर ऐसी कोई भी हरकत नहीं किया गया था। लेकिन अभी पहली बार भारत चाइना की इस मूव को टिट फॉर टैट तरीके से जवाब देने वाला है। कुछ इंटरनल सोर्सेज के मुताबिक नई सरकार बनने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से भी चाइना की पॉलिसी को उनके ऊपर अप्लाई करने का प्लान किया जा रहा है। और जिस तरीके से चाइना अरुणाचल प्रदेश को रीनेम कर रहा है और अरुणाचल प्रदेश के कई एरिया को अपने हिसाब से वो नामकरण कर रहे हैं, ठीक वैसे ही भारत की तरफ से भी तिब्बत को तिब्बतियन की एंशिएंट कल्चर के हिसाब से रीनेम और रिकॉग्नाइज करने का फैसला किया जा रहा है। यानी कि एक तरीके से पहली बार होने वाला है जब भारत तिब्बत को रिकॉग्नाइज करने वाला है। इसको लेके पहले से एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता की तरफ से एक डिटेल स्टडी को किया जा रहा है और अभी एंशिएंट तिब्बत के लोग और उनकी कल्चर के हिसाब से तिब्बत ऑटोनोमस रीजन को भारत रीनेम करने की कोशिश करने वाला है और नए नाम को रिकॉग्नाइज भी करने वाला है, जो कि चाइना के मुंह पर एक सख्त तमाचा होने वाला है। और इसके साथ भारत और चाइना के बीच जो तनाव है बढ़ने की उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि यह डिसीजन चाइना को कभी भी पसंद नहीं आने वाला है और ऐसा चाइना ने कभी भी सोचा भी नहीं होगा कि भारत उसके खिलाफ इस तरीके की स्ट्रॉन्ग डिसीजन को ले सकता है। अगला अपडेट यूरोफाइटर टाइफून की तरफ से है। अगर इंडियन एयरफोर्स की मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर की बात करें तो पिछली बार की इस टेंडर में इंडियन एयरफोर्स की सभी रिक्वायरमेंट को बस 2 ही एयरक्राफ्ट क्वालिफाई कर पाए थे, जिसमें से एक रफाल था जो कि लोएस्ट बिडर था और दूसरा यूरोफाइटर टाइफून था। अभी की टेंडर की बात करें तो इसमें भी रिसेंटली यूरोफाइटर को पुश करने की कोशिश किया जा रहा था और यूरोफाइटर में इस्तेमाल होने वाली इंजन जिसको रोल्स रॉयस की तरफ से डेवलप किया गया था, उनकी तरफ से भी भारत को अपनी फ्यूचर एरो इंजन को डेवलप करने में मदद करने का फैसला किया गया था, जिसमें रोल्स रॉयस भारत के साथ एक नई 130 किलोटन क्लास की 6th जनरेशन एरो इंजन को जॉइंटली डेवलप करने का ऑफर दे रहा था, जिसके साथ वो भारत को 100% टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और एक्सपोर्ट क्लियरेंस को भी प्रोवाइड करने का ऑफर दे रहे थे। और अगर मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में यूरोफाइटर को सिलेक्ट किया जाता है तो रोल्स रॉयस की तरफ से अपनी इस ऑफर को और भी मजबूत किया जा सकता है। अभी के लिए भारत के एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी जर्मनी के एक विजिट पर गए हुए थे और उनकी इस विजिट के दौरान अभी उनको एक यूरोफाइटर टाइफून को उड़ाते हुए देखा गया था, या टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो यूरोफाइटर में उनको एक तरीके की सॉर्टी करते हुए देखा गया था। इसके बाद ऐसा लग रहा है कि शायद वो यूरोफाइटर को इवेल्युएट करने के लिए जर्मनी के विजिट पर गए हुए थे। इसके अलावा कुछ दिन बाद भारत एक्सरसाइज तरंग शक्ति को भी आयोजित करने वाला है, जिसमें टीम लुफ्ताफे को इस बार भारत इन्वाइट करने वाला है और उम्मीद किया जा रहा है कि इसमें यूरोफाइटर भी पार्टिसिपेट करने वाला है, जिसमें कहीं ना कहीं भारत को इन जेट्स को फर्दर टेस्ट करने का और इवेल्युएट करने का मौका मिलने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।